It is found that the mean length of 100 parts produced by a lathe was 20.05 millimeter with a standard deviation of 0.02 millimeter. Find the probability that a part selected at random would have a length between between 20.03 mm and 20.08 mm, between 20.06 and 20.07, less than 20.01 and greater than 20.09. तो एक यूं समझ लें आसानी के लिए कि एक मशीन है जो एक पर्टिकुलर पार्ट या कंपोनेंट प्रोड्यूस करती है और उसकी जो लेंथ है वो 20.05 mm है, जिसमें कुछ प्लस माइनस हो सकती है 0.02 mm की, क्योंकि जो ह्यूमन मेड मशीनरी है उसकी जो मैयर्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, लाजमी तौर पर उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी ज़रूर होती है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पार्ट या कंपोनेंट बनाया गया था उसके इस रेंज में एग्जिस्ट करने के चांसेस क्यों हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये चीज़ें फाइंड क्यों करेंगे। उसकी एक सिंपल सी रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मेजरमेंट्स का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जैसे आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप इसका कवर परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, आप किसी भी कंपनी का कवर ले लें, हो सकता है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे ईज़िली जो है कवर अप हो जाए। लेकिन आप नोट करेंगे तो कहीं पे वॉल्यूम के बटन का इशू होगा, कहीं पे पावर ऑन का बटन का इशू होगा, कहीं पर माइक का कट ठीक नहीं होगा या चार्जिंग का कट ठीक नहीं होगा। यानी अगर आपने अपनी मॉडल के मुताबिक चीज़ें परचेज़ नहीं की, और अगर मॉडल में वेरिएशन है, जैसे बहुत सारी सीरीज़ आती हैं, तो बाज़ दफ़ा ईयर सीरीज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे मेरे पास हुआवे Y7 2018 है, इसमें जो कैमरा की पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है, जबकि 2019 में वर्टिकल है। अब देखने में दोनों मोबाइल एक जैसे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें जो जिस काम के लिए जो चीज़ चाहिए वो उसी मेजरमेंट के मुताबिक चाहिए जो हमने स्टैंडर्डाइज की है। अगर वो उससे कम या ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मशीनरी है वो प्रोडक्ट को सही प्रोड्यूस नहीं कर रही, या जो उस पर ऑपरेटर जो काम कर रहा है वो चीज़ को सही तौर पर नहीं बना रहा। तो हम एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन से किसी भी चीज़ की क्वालिटी को मैयर कर सकते हैं कि वो चीज़ विद इन द स्टैंडर्ड लाई करती है या नहीं करती। एक छोटी सी और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, और वो ये कि जैसे अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स देखें, पेप्सी कोक वगैरह की, तो जो रेगुलर बॉटल्स हैं उनमें 250 ml की फिलिंग होती है मशीन के ज़रिए से। अब अगर ये 250 ml से बहुत ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें 260 ml हो जाए, जो कि शायद इजीली पॉसिबल नहीं होगा, तो चांसेस हैं कि बॉटल जो है वो बस्ट कर जाए, ठीक है। और इसी तरह से अगर 240 ml हो जाती है या इससे कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कस्टमर है वो इतनी कम मिकदार में इजीली नहीं लेगा, ठीक है। तो अब वो लोग आमतौर पर एक रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, और वो रेंज आमतौर पर होती है फॉर एग्जांपल 245 ml से 255 ml के दरमियान। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉटल की फिलिंग जो है 245 ml और 255 ml के दरमियान है, तो वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक फिलिंग है, कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद है और एम्प्लॉय के लिए भी। लेकिन अगर ये 245 से कम हो जाती है नुकसानदेह है, 255 ml से ज़्यादा है तब भी नुकसानदेह है। और वो यानी डिसाइड कर लेते हैं कि जो बॉटल्स की फिलिंग 245 ml से 255 ml के दरमियान है, सपोज कर लें कि वो 100 में से लाजमी तो फिर 95 होनी चाहिए, यानी तभी चांसेस हैं कि 5 बॉटल जो हैं वो ज़ाया हो जाएँ, ठीक है, लेकिन कम से कम 95 बॉटल ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो यही ऑब्जेक्टिविटी हमारे पास है कि हमने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया और देखना चाह रहे हैं कि उस स्टैंडर्ड में या किसी पर्टिकुलर रेंज में बॉटल के या उस पर्टिकुलर पार्ट के लाई करने के चांसेस क्या हैं। तो यहाँ पे कर्व ड्रा करते हैं हम, ठीक है, एक रफ कर्व ड्रा कर लेते हैं। और चूँकि हमें ये बताया गया है कि उसकी जो हंड्रेड्स की जो एवरेज है वो 20.05 है, तो हमने इसे एज ए सेंटर ले लिया। और हमें फाइंड क्या करना है कि
20.03 और सपोज 20.08 के दरमियान उस प्रोडक्ट के लाई करने के चांसेस क्या हैं। अब ये जो कर्व हमने ड्रा की है, ये कर्व बेसिकली नॉर्मल कर्व है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व नहीं है। हम इसके ज़रिए से इस वक्त टेबल से वैल्यूज़ आसानी से फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, इस कर्व को स्टैंडर्डाइज करना होगा। यानी इस वक्त ये एक्स स्केल में है, हम इसे जी स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो जी स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू एक्स म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो एक्स हमारे पास है, जो यानी सेंटर पॉइंट है, ये सब एक्स ही कहलाएगा। 20.05, इस वक्त हम सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। 20.05 डिवाइडेड बाय 0.02, तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। अब अगर आप नोट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वैल्यू जो भी होगी इस कर्व की, उसे हमें स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसने लाजमी तौर पर ज़ीरो में कन्वर्ट होना है। तो आप इसे बगैर कन्वर्ट किए हुए यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इस पार्ट पर, तो ये देखें, बल्कि यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू थी 20.03। तो इस 20.03 में से हम एवरेज को अगर माइनस करते हैं और 0.02 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। ये देखें, ये फार्मूला जो इसे हमने Z1 कह दिया है, यानी ये x1 था टेक्निकली, तो हमने अपनी आसानी के लिए इसे Z1 कह दिया। तो इस सूरत में Z1 क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो x1 कितना था, 20.03। मीन कितना था, ये सेंट्रल लाइन जो हमने x की ली हुई थी, जो कि हमें यहाँ पे बताया हुआ है 20.05। सिग्मा कितना था, 0.02 स्टैंडर्ड डिवीजन। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -0.1। और इसी तरह से आप 20.08 माइनस 20.05 डिवाइडेड बाई 0.02, यानी इस पार्ट के लिए करेंगे, जो कि हमारे पास x2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा हो जाएगा Z2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी वैल्यू आती है 1.5। अब मैं इस कर्व को रीडिज़ाइन करता हूँ विद रेफरेंस टू z। पहले हमने x के लिहाज से किया हुआ था, तो अब हम इसे z के लिहाज से कर रहे हैं। तो z के लिहाज से ये ज़ीरो आ गया, ये -1 आ गया, और ये वैल्यू आपके पास फॉर एग्जांपल 1.5 आ गई। ठीक है, ये इनके डिस्टेंस में फ़र्क होगा, मुझसे माउस की वजह से थोड़ा सा चेंज आ गया। तो अदरवाइज जो 1.5 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। -1 ज़ीरो से रिलेटिवली ज़्यादा क्लोज होगा एज़ कम्पेयर टू 1.5। तो अगेन देख लें कि ये जो -1 है, ये बेसिकली 20.03 का अल्टरनेटिव है, और ये 1.5 है, ये 20.05 का ट्रांसफॉर्म्ड अल्टरनेटिव है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम जब टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल 1.5 की, तो हमें आंसर मिलेगा इस ज़ीरो से लेकर 1.5 के दरमियान, जबकि हमें चाहिए -1 से 1.5 के दरमियान। तो पहले हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। हम 1.5 की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके लिए टेबल में जाते हैं, जो कल हमने जी टेबल देखा था। ये टेबल हमारे पास आ गया जी का। 1.5 देखने हैं, तो 1.5 एग्जैक्ट वैल्यू में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। 1.5 वाली पूरी रो हाईलाइट कर लें, 1.5 वाली ये रो हाईलाइट की, और इधर से 0.05 वाली, क्योंकि 1.5 में 0.0 ऐड करेंगे तो 1.5 बन जाएगा। तो 0.4332 को आपने जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है अपनी आसानी के लिए, कि ये वैल्यू हमारे पास 0.433, मेरे ख्याल शायद नेक्स्ट 2 था। और इसी तरह से अब हम 1 वाली वैल्यू, -1 वाली वैल्यू देखेंगे। तो नेगेटिव वैल्यूज़ को देखने के लिए आप साइन इग्नोर कर दें, और यानी अब आप 1 को सर्च कर लें।
तो जब आप 1 को सर्च करेंगे तो 1 के अगेंस्ट आपके पास ये वाली रो हाईलाइट होती है, ये 0.3413 बनते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, 0.3413, और ये वैल्यू आपके पास 0 से -1 के दरमियान है। अब अगर आप नोट करें तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, एक 0 से -1 के दरमियान और एक 0 से 1.5 के दरमियान। 0 से 1.5 का मतलब है कि 20.05 से 20.08 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4332 है, या 43.32% है। और इसी तरह से 20 से 20.03 के दरमियान जो मशीन का पर्टिकुलर पार्ट था उसकी लेंथ के यानी इस रेंज में होने के चांसेस कितने हैं, 20.05 से 20.03, या 20.03 से 20.05 के दरमियान लेंथ के चांसेस क्या हैं, 34.13। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था कि 20.03 से 20.08 के दरमियान क्या चांसेस हैं, यानी इस लाइन से लेकर इस लाइन के दरमियान क्या चांसेस हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट की जो कि हमने खराद मशीन से प्रोड्यूस किया था उसकी लेंथ कि इस रेंज में होने के क्या चांसेस हैं। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 5, फिर 4, 7, 7 और पॉइंट, यानी इन्हें हमने ऐड किया तो 77.45% चांसेस हैं, या 0.77 की प्रोबेबिलिटी है कि जो खराद मशीन से पार्ट प्रोड्यूस किया गया था उसकी लेंथ 20.03 से 20.08 के दरमियान लाई करती है। ठीक है, और अगर आप देखें तो हमने सिर्फ चंद एक इंफॉर्मेशन की बेस पर कि प्रोडक्ट की लेंथ क्या है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, और हमारी एक सपोजिशन थी या अजम्पशन थी कि जो पार्ट बनाया जा रहा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। इन तीन इंफॉर्मेशन की बेस पर हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इजीली फाइंड कर ली, हमें कोई कम्प्लेक्स फार्मूला हमें यूज़ नहीं करना पड़ा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, और दूसरा पार्ट भी इसी तरह से है, 20.06 और 20.07। तो हम पहले नॉर्मल कर्व ही ड्रा करते हैं। सपोज ये नॉर्मल कर्व है और ये उसकी एवरेज वैल्यू जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है 20.05, और हम इंटरेस्टेड हैं 20.06 से 20.07 के दरमियान। मैं इनकी वैल्यूज़ नहीं लिखता क्योंकि इस वक्त जो है उन वैल्यूज़ को अगर मैं लिखूंगा तो ये मिक्सअप हो जाएंगी। तो इसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये कि ये x1 है और ये x2 है। हमें इसे z में कन्वर्ट करना है, तो हम z1 लेंगे। तो z1 क्या होगा, x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो इसी तरह से हम z2 लेंगे। तो इसकी वैल्यूज़ भी मेरे ख्याल यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं। तो अगर आप नोट करें तो 20.07 माइनस 20.05, और इसी तरह से, हाँ जी, इसमें मेरे का टाइपिंग मिस्टेक है, ये 20.06 होगा। 20.06 माइनस 20.05 डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके पास ये 0.5 आ जाएगा। आंसर मेरे ख्याल ठीक है क्योंकि 0.01 और 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02 जी 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से 20.07 माइनस 20.06 डिवाइडेड बाई 0.02, ये आंसर 1 आ जाएगा। यानी ये z का आंसर आ गया, z1 का आंसर आ गया, और ये z2 का आंसर आ गया। अब आपने टेबल पर चले जाना है। 1 का आंसर ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ था और वो था 0.3413, और 0.5 कब आपने सर्च करना है, तो z टेबल पर जाएंगे और इस z टेबल में 0.5 को आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम से, और 0.5 के बाद कोई और वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि हम 0.0 वाले ही देखेंगे। अगर आपके पास होता फॉर एग्जांपल 0.55, तो फिर आप 0.5 और यहाँ से ये वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि अब हमारे पास 0.50 था, तो 0.50 जो है वो इन दोनों को ऐड कर कर बनते हैं, तो 0.1915 हम सेलेक्ट कर लेंगे।
तो 0.1915 और पॉइंट, अब देखें कि हमने यहाँ पे इसे ऐड नहीं किया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने 0.3413 में से 0.1915 को माइनस किया। तो ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस कर्व को रीडिज़ाइन करता हूँ। ये हमारे पास कर्व है और मैं इसकी नोटेशन नहीं देता, हम इसे जस्ट z कर देते हैं या z0 कर देते हैं। इसे हम फॉर एग्जांपल z1 कर देते हैं और इसे हम z2 कर देते हैं। हम इंटरेस्टेड हैं इस एरिया में। जब हम z1 से इसे चेक करेंगे तो बेसिकली टेबल हमें क्या बताएगा, इस 0 पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी z1 तक की प्रोबेबिलिटी बताएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसी तरह से जब हम z2 लेंगे तो z2 की वैल्यू 0 से लेकर z2 तक की फाइंड होगी हमें, और इसमें ये पार्ट भी शामिल होगा जो हमें नहीं चाहिए, जिसमें मैं इस वक्त क्रॉस पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बल्कि से रेड कर देता हूँ, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, जबकि जो ये वाला पार्ट है ये हमें चाहिए। लेकिन Z2 में ये पार्ट भी शामिल हो गया। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 है यानी एरिया अंडर द कर्व Z2 है, इसमें से हम एरिया अंडर द कर्व ऑफ Z1 इसे हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस रिक्वायर्ड एरिया की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, ट्राई आप खुद कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि हम मज़ीद क्वेश्चन भी ट्राई कर लें। लेस देन 20.01 में हम इंटरेस्टेड हैं। तो अगेन इसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमने कर्व ड्रा की। तो ये हमारे पास 20.05 है और ये 20.01 है। सपोज हम लेस देन में इंटरेस्टेड हैं 20.01 से, तो हम क्या करेंगे, इसे जी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाएगी कि आपके पास जो टेबल होगा उसकी वैल्यू 0 से इसके दरमियान आएगी, जबकि हमें इससे बिलो चाहिए। तो आप क्या करेंगे जी, कोई आंसर कर सकते हैं? हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20.01 से बिलो में है, जबकि हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0 से 20.01 या इसकी जो भी जी वैल्यू आएगी उसके दरमियान। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें आप कल हमने ये डिस्कस किया था कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व में ये जो सेंट्रल लाइन है ये इस कर्व को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब है कि 0.5 या 50% जो है वो इस लाइन की राइट साइड पर है और 0.5 जो है वो इस लाइन की लेफ्ट साइड पर या 50% लाइन की वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड पर है। इस लेफ्ट साइड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक वो एरिया जो हमें नहीं चाहिए, एक यानी जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, और एक वो एरिया जो हमें चाहिए। तो अब वो जो एरिया हमें चाहिए और जो नहीं चाहिए, इन दोनों का टोटल 0.5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो अभी हमने फाइंड की थी, सपोज वो z है या z1 है। या दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि एक एरिया a है और एक एरिया b है, दोनों का जो टोटल है वो 0.5 है। अगर फॉर एग्जांपल ये एरिया बी था, या चलिए इसे बी ही कह देते हैं, तो बी की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं चाहिए थी, हमें ए की चाहिए थी और ए की हमें नहीं मिल रही। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। सपोज कर लें कि बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 हमने टेबल से फाइंड की। तो बेसिकली ए क्या होगा, ए विल बी 0.5 माइनस 0.2, तो ए विल बी 0.3। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो देखें इसका आंसर -0.2 आता है, और -0.2 की प्रॉपर्टी चेक की तो वो 0.4792 आती थी, और 0.5 में से जब इसे माइनस किया तो 0.0228 यानी 2.28% के करीब आंसर आया कि 20.01 से कम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑलमोस्ट 2 है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है ग्रेटर देन 20.09। 20.09 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये भी उसी तरह से होगा। ये सपोज 20.09
9 है, तो हम इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन टेबल हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान प्रोबेबिलिटी देगा, तो हम क्या करेंगे, वही सब्ट्रैक्शन वाला रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसे डायरेक्टली मैंने सोल्व कर दिया, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, वही 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक का आंसर -2 आता है और एक का +2 आता है, तो इसका मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सेम होंगी, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो कर्व है ये एक दूसरे का कर्व पर अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर पॉइंट से कोई पॉइंट्स लेते हैं, तो ये दोनों की मैग्नीट्यूड या वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन में अपोजिट होगी। यानी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, यानी दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम, लेकिन वैल्यू के लिहाज से, साइन के लिहाज से डिफरेंट होगी। A company pays its employees an average wage of $3.25 per hour with a standard deviation of 60 cent. यानी एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को पर आवर जो वेज देती है, सपोज वो इतनी देती है, जिसमें 60 पैसे की यानी 60 सेंट्स की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएशन है। इफ़ द वेज आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, determine the proportion of the workers getting wage between 2.75 and 3.69 per hour. तो ये पार्ट बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ। ये कर्व हमने बनाई वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो एवरेज वैल्यू है वो 3.25 आ गई हमारे पास। हम इंटरेस्टेड हैं सपोज 2.75 से, और सपोज 3.69 से। अब चूंकि मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन की स्केलिंग नहीं की हुई, तो मैंने इसे अंदाजे से ले लिए हैं। अदरवाइज़ आपने केयरफुल होकर लेने हैं, या सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप वैल्यूज़ ले लें डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये बनता है, यानी हम इस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2.75 से 3.69 के दरमियान एक वर्कर की प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या हैं। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल में है, हम इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। 2.75 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाई 0.6। 0.6 क्यों है, सेंट की बात हुई थी, यानी सेंट का मतलब है पैसा। आप कंसिडर कर लें पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में कि अगर $1 1 रुपया है, तो 60 सेंट का मतलब है 60 पैसा। तो पैसाज को शो करने के लिए हम पॉइंट में शो करेंगे। तो 2.75 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाई 0.6, दैट इज इक्वल टू -0.8333। और इसी तरह से 3.69 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाई 0.6, दैट इज 0.733। अब हमें इनकी वैल्यूज़ को चेक करना है, तो हम टेबल में जाते हैं। एक पॉइंट आप नोट करें यहाँ पर कि हमारे पास जो, यानी इस टेबल में हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जो हैं वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है मज़ीद नेट से अच्छे टेबल सर्च कर सकते हैं या बुक से, जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं डेसिमल के बाद ज़्यादा हों। तो उस सूरत में हम 0.88 जो है 0.833 ईज़िली सर्च कर सकते हैं। तो अब ये देख लें कि हमारा आंसर जो है वो 0.8333 आया था, तो हम इसे 0.83 कंसिडर कर लेंगे। सपोज़ अगर हमारा आंसर 0.835 होता, तो हम अपनी आसानी के लिए इसे 0.84 कर लेते हैं। तो हम इस वक्त इसे 0.83 के मुताबिक लेकर चल रहे हैं। तो 0.83 का मतलब होगा कि यहाँ पर आप 0.8 सर्च करेंगे, और यहाँ से आप 0.03, क्योंकि 0.8 और 0.03 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 0.83 बन जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी इस वक्त आपके पास आई है वो 0.2967 आई है, 0.2967। तो आप इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे 0.2967। तो यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा हुआ है, उसे यानी राउंड किया हुआ है, तो आप इसे एग्जैक्टली लिखेंगे 0.2967। और इसी तरह से 0.733। तो 0.733 के लिए आप क्या करेंगे, 0.7 में जाएंगे, ये 0.7 में, और उधर से 0.03 में, तो 0.2673 आ जाएगा। तो 0.2673 या 0.268 के करीब ऑलमोस्ट आंसर, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉबिलिटी आ जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि अबाउट 56.6% ऑफ द वर्कर्स हैव वेज बिटवीन 2.75 एंड 3.69 पर आवर। यानी अगर हम अज्यूम करें कि हमने तमाम लोगों को स्टडी किया, तमाम वर्कर्स को स्टडी किया, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 56-57% के करीब वर्कर्स ऐसे होंगे जिनकी इनकम इस रेंज में लाई करेगी। या दूसरे अल्फाज में आप इसे यूँ समझ लेते हैं कि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और काम करते हैं तो आपकी पर आवर वेज 2.75 से 3.69 के दरमियान लाई करने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 56 से 57 के दरमियान होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। द मिनिमम वेज ऑफ द हाईएस्ट 5%, मिनिमम वेज ऑफ द हाईएस्ट 5%। तो इसकी पहले कर्व बनाते हैं और उसे समझते हैं। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई जो कि मेरे ख्याल में 3.25 था, और 3.25 से अबव जो है वो सारे हाईएस्ट वाले ही हैं। इसमें टॉप 5% हमने लेने हैं, तो ये 5% टॉप हमने ले लिए। तो इसका मतलब है कि बाकी 45% है, इससे हमें कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है इससे। यानी सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया टॉप 5%। टॉप 5% जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है सपोज। तो ये जैसे जैसे हम राइट साइड पर जाते जाएंगे वेज बढ़ती जा रही है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे वेज कम होती जा रही है। तो इस 5% में जो मिनिमम पॉसिबल है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है 5% का उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम एक तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर रहे बल्कि इसकी जी वैल्यू, सॉरी इसकी एक्स वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसकी वेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें मिनिमम वेज ऑफ हाईएस्ट 5%। तो मिनिमम वेज ऑफ हाईएस्ट 5% का मतलब है कि इस वर्टिकल लाइन की जी वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि अगर ये 0.5% है, 0.05 है, तो ये 0.45 होगा। तो 0.45 का मतलब है कि इस लाइन से इस लाइन के दरमियान की प्रोबेबिलिटी। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी मालूम है, हम टेबल पर जाकर, यानी अब हम थोड़ा सा रिवर्स काम करेंगे, यहाँ से 0.45 सर्च करेंगे। तो 0.45 हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, हमें अप्रॉक्सीमेटली क्लोज रेंज जो मिल रहा है वो ये दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। इनमें से आप कोई भी दो चूज़ कर लें, कोई भी एक चूज़ कर लें। ठीक है, तो मैं इस वक्त पॉइंट 1.6 और 0.4 को ऐड करके चूज़ कर रहा हूँ 1.64। तो 1.64 जो है वो आप एज ए जी वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पर 1.64 या 1.64, 1.65, या फिर उनकी एवरेज 1.645, ये इस वर्टिकल लाइन की वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास जो, यानी जो जी का फॉर्मूला था, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे कि जी की वैल्यू हमारे पास है 1.64, एक्स हमें मालूम करना है, एक्स हमें नहीं मालूम, म्यू 3.25 है, और सिग्मा जो है वो 0.6 है। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि टॉप 5% में से जो मिनिमम वेज है वो $4.237 है। अगर आप इस सेकंड पार्ट पे गौर करें तो हमने थोड़ा सा रिवर्स काम किया एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स मालूम था और हमने जी फाइंड किया था, यानी जी अननोन था, जी की वैल्यू टेबल से फाइंड की थी। सेकंड पार्ट में हमें एक्स मालूम था और हमने, सॉरी एक्स अननोन था, एक्स हमें फाइंड करना था, और जी हमें मालूम था, उसने परसेंटेज फॉर्मूले में बता दिया था।